Let me start my PDF. तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं सीखेंगे। अब तक जो सीखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसे अप्लाई करेंगे, राइट? जो भी नॉलेज हम लोग लिए उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक बार बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अब तक क्या क्या सीखे हैं, राइट? और उससे भी पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, लास्ट क्लास में जो कॉन्सेंट्रिक शेल्स के ऊपर क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो आप लोगों में से बहुत कोई को दिक्कत है कि सर इनसाइड कब है, कब आउटसाइड है, कब सरफेस वाला पॉइंट है, ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जस्ट 1-2 मिनट में पहले मैं वो पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक डेरिवेशन किए कि अगर एक शेल है जिसका रेडियस क्या है, आर है, ओके? तो इस शेल पे अगर चार्ज क्यू दिया जाए, ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाए, तो इस शेल के वजह से 3 अलग-अलग पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आउटसाइड होगा, दूसरा पॉइंट सरफेस वाला होगा और तीसरा पॉइंट क्या होगा, इनसाइड वाला होगा। ठीक है, आउटसाइड पे पोटेंशियल के कितना होगा, के क्यू अपॉन आउटसाइड में अगर, अच्छा इसे रेडियस को कैपिटल आर मानते हैं सुविधा के लिए, और जो डिस्टेंस है आउटसाइड वाला पॉइंट वो स्मॉल आर है। ठीक है, और स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन आर भी हो सकता है, लेस देन आर भी हो सकता है, और इक्वल टू कैपिटल आर भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल आर जो है ये वेरिएबल है। तो जब आउटसाइड वाला पॉइंट लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल क्यू। उसी तरह से सरफेस पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सरफेस पे कैपिटल आर हो जाएगा, राइट? और फाइनली हम लोग डिराइव कर चुके हैं ये सारा चीज़ कि इनसाइड वाले पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि पॉइंट अगर हम यहाँ ले या यहाँ ले या सेंटर पे ले, कहीं पे भी पॉइंट ले ले, हम लोगों का जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आता है। वो कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आता है। ठीक है, तो ये एक शेल के लिए था। ठीक है, दो शेल के लिए समझने से पहले आप सबसे पहले तो ये डिफाइन करो कि आप आउटसाइड और इनसाइड समझ कैसे रहे हो, राइट? जब आप इस पर्टिकुलर शेल की बात कर रहे हो तो इसके सरफेस को देख रहे हो, और सरफेस से बाहर हुआ तो आउटसाइड, सरफेस के अंदर हुआ तो इनसाइड, और फाइनली सरफेस पे हुआ तो ऑन द सरफेस। अब दो शेल के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है, और कुछ कैलकुलेशंस भी कर लेंगे, तो जल्दी से पेन पेपर रेडी रखिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो दो शेल लिए, दो कॉन्सेंट्रिक सेल लिए। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाला, सेल्स हैविंग सेम सेंटर आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सेल। ठीक है, मतलब सेम सेंटर होना चाहिए दोनों शेल का। अब ध्यान से देखिए, ये अगर R1 है इसका रेडियस, और बाहर वाले शेल का रेडियस क्या है, R2 है। ठीक है, अंदर वाले शेल में Q1 अमाउंट का चार्ज है और बाहर वाले शेल में Q2 अमाउंट का चार्ज है। तो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर एक पॉइंट में लूँ अंदर वाले शेल के सरफेस पे, ये ब्लू पॉइंट लिए, ठीक है? इस पॉइंट का नाम P दिए, ठीक है? तो VP अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने बताया था कि पोटेंशियल हम लोग अलग-अलग इंडिविजुअल चार्ज के वजह से अलग-अलग निकालते हैं और फाइनली ऐड करते हैं। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल 2 चार्जों की वजह से होगा, एक तो Q1 की वजह से होगा और दूसरा क्या होगा, Q2 की वजह से होगा। तो Vp को हम लोग लिख सकते हैं V प्लस V लिख सकते हैं, ठीक है, या V प्लस V डैश लिखो, या V1 प्लस V2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो V1 प्लस V2 लिख दिए सुविधा के लिए। अब V1 जो होगा वो किसकी वजह से होगा, चार्ज Q1 की वजह से होगा, और चार्ज Q1 के रिस्पेक्ट में जो कि इस पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है, राइट? तो अब सेकंड वाला को भूल जाना है। जब हम V1 को देखेंगे, जैसे कि जब हम लोग V1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बाहर वाले शेल को भूल जाओ, ठीक है? और जब बाहर वाले शेल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करें तो अंदर वाले शेल को भूल जाओ। एक टाइम में एक ही चीज कंसिडर करना है, ठीक है? जैसे कि क्लास 11th में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर 2D मोशन को एक बार में 2D जैसा देख रहे हो तो बहुत टफ कैलकुलेशंस होगा, राइट? अगर याद आ रहा हो। लेकिन अगर 2D को 2 को 1 प्लस 1 करके देखो, दैट मीन्स अलोंग एक्स देखो,
और अलोंग y देखो तो कैलकुलेशन काफ़ी ईज़ी हो जाता है और लॉजिकली आपको सब समझ में आने लगता है। उसी तरह से जब हम लोग V1 फाइंड आउट करना चाहें तो मुझे बाहर वाले शेल से कोई मतलब नहीं, तो अंदर वाला शेल ही है, तो Q1 जो है वो सरफेस पे ही बिखरा हुआ है, राइट? कुछ इस तरह से। अब Q1 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कैसा है? सरफेस वाला पॉइंट है। तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए हम लोग डिराइव कर चुके हैं, कितना होता है? K Q1 अपॉन R1, राइट? अब V2 देखना है। अब जब V2 फाइंड आउट करेंगे वो किसके लिए होगा? Q2 की वजह से होगा, राइट? Q2 की वजह से V2 मिलेगा हम लोगों को इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब देखिए, अब अंदर वाला शेल को भूल जाइए, जस्ट एक पॉइंट याद रखिए, ये पॉइंट P, ठीक है? जस्ट ये पॉइंट P याद रखिए, ये पॉइंट P है, अंदर कोई शेल नहीं है, जस्ट एक पॉइंट P है। तो Q2 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कैसा होगा? इनसाइड वाला पॉइंट होगा, राइट? और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या होता है पोटेंशियल का वैल्यू? K Q2 अपॉन कांस्टेंट होता है ना सरफेस जितना, तो सरफेस पे कितना होगा? इसका रेडियस जितना है वो वाला लेना है, R2। तो इस तरह से आपको इस पॉइंट पे मिला। जैसे कि कुछ इस तरह से एक आसान तरीका बता देते हैं कि अगर 2 अगेन सेम चीज़ है, ठीक है? R1 R2 एंड Q1 Q2 दिया हुआ है, ठीक है? अगर बाहर वाले एक पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे, ठीक है? तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ये लैंग्वेज आपको याद आना चाहिए कि आप जब डिराइव किए तो आपको ऐसा फ़ील हुआ बाहर वाले पॉइंट पे जब आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ऐसा फ़ील हुआ कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है और ये वाला रेडियस अगर R है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का नाम P अगर है, तो Vp कितना होगा? आप खुद सोचिए। दोनों ही शेल का चार्ज ऐसा लगेगा कि सेंटर पे रखा हुआ है, तो KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन R, ये होगा, राइट? यही होगा। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है? ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे भी दो शेल की वजह से आपको पोटेंशियल मिलेगा। अब बाहर वाले शेल के लिए ये ऑन द सरफेस और अंदर वाले शेल के लिए ये आउटसाइड वाला पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो बाहर वाले शेल के लिए ये इनसाइड पॉइंट और अंदर वाले शेल के लिए ये आउटसाइड पॉइंट। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो बाहर वाले शेल के लिए ये इनसाइड पॉइंट और अंदर वाले शेल के लिए ये सरफेस पॉइंट। अगर ये पॉइंट यहाँ पे ले, कहाँ पे? इसके अंदर, तो दोनों ही के लिए ये इनसाइड वाला पॉइंट हो गया। तो इनसाइड वाला करके देखते हैं, ठीक है? अगर पॉइंट को यहाँ ले, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस बाहर वाला का R2 है, ठीक है? तो इनसाइड में एक पॉइंट के लिए करके देखते हैं, फाइनली आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम इनसाइड में यहाँ पे लिए पॉइंट P, इस पॉइंट पे Vp कितना होगा? 2 कारणों से होगा, एक V1 के कारण होगा और एक V2 के कारण होगा, दोनों को ऐड कर देना है। तो ऑब्वियसली V1 कितना होगा? इस चार्ज के लिए Q1 के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, कितना हो जाएगा? K Q1 बाय R1, जो सरफेस पे होगा वही तो इनसाइड होगा, प्लस V2 कितना होगा? इस चार्ज की वजह से भी, इस सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज की वजह से भी ये पॉइंट क्या है? इनसाइड पॉइंट है, सरफेस के अंदर है, राइट? जस्ट एक पॉइंट को देखिए, एक सरफेस को देखिए, कैसा पॉइंट है? अंदर वाला पॉइंट है। तो अंदर पे कितना पोटेंशियल होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, सेम एज ऑन द सरफेस, राइट? तो K Q2 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में। इवन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 3 शेल भी दिया रह सकता है, ठीक है? तो 3 शेल दिया रहेगा और कोई भी एक पॉइंट लिया रहे, मान लो ये पॉइंट P दिया रहे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल किसके कारण होगा? तीनों पे होगा, राइट? तीनों पे चार्ज प्रेजेंट होने के कारण तीनों के लिए V1, V2 और V3 मिलेगा, तीनों को ऐड कर देना है। और एक बात ये याद रहे कि चार्ज का साइन मैटर करेगा। इसका मतलब अगर ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऑब्वियसली चार्ज के साथ लिखना है। चार्ज का जो साइन है उसके साथ लिखना है। जो V इक्वल टू एक्सप्रेशन है K Q अपॉन R, इसमें Q जो है ये विथ साइन है, Q जो है ये विथ साइन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव। ओके, अब आज की क्लास में तो पढ़ना क्या है जब इतना कुछ हम लोगों को पता है। आज की क्लास में हम लोग 2 इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। पहला ये पढ़ेंगे कि अगर 2 कॉन्सेंट्रिक शेल है, उसमें से कोई एक को हम लोग अर्थिंग कर दें,
तब क्या होगा? ठीक है? कोई एक सेल को अर्थिंग कर दे, तब हम लोग किस तरह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं या चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है? दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर 2 कॉन्सेंट्रिक शेल है, दोनों शेल अलग-अलग पोटेंशियल पे है और आपने लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि ज़्यादा पोटेंशियल किसका होता है? अंदर वाले शेल का होता है, राइट? आपने फाइंड आउट किया था कि पोटेंशियल ज़्यादा किसका होता है? अंदर वाले शेल का होता है, ठीक है? तो ये ज़्यादा पोटेंशियल है, बाहर वाले शेल का पोटेंशियल कम है, तो अगर दोनों शेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, ध्यान रहे, दोनों शेल को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे और अंदर वाले पे चार्ज क्यू है ए है और बाहर वाले पे चार्ज क्या था क्यू बी था और दोनों शेल को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो ऑब्वियसली चार्ज कुछ फ्लो हो जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक और कब तक फ्लो होगा जब तक दोनों शेल का पोटेंशियल सेम ना हो जाए मतलब चार्ज कुछ इस तरह से फ्लो होगा मान लिया कि स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो हो गया ठीक है तो फाइनल चार्ज दोनों शेल पे कितना होगा मतलब क्यू ए डैश कितना होगा और क्यू बी डैश कितना होगा आज की क्लास में ये दो चीज करना है कि अगर कॉन्सेंट्रिक शेल को आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए तब फाइनल चार्ज कितना होगा एंड अगर कॉन्सेंट्रिक शेल्स में से किसी एक शेल को अर्थिंग कर दे तब कितना होगा चार्जेस ठीक है तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सबसे पहले तो अर्थिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं ठीक है अर्थिंग होता क्या है उसके बाद अर्थिंग पे फिर से आएंगे लेकिन अर्थिंग को का बेसिक पहले समझ लेते हैं अर्थिंग क्या होता है कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ अर्थ का पोटेंशियल क्या माना गया है ये सारा डिस्कशन हो चुका है अर्थ का पोटेंशियल माना गया है जीरो ठीक है तो किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करो उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लेट है जिस पे कुछ चार्ज है राइट और चार्ज के प्रेजेंस के कारण इस पे कुछ पोटेंशियल है राइट अगर इस प्लेट को आप अर्थ से कनेक्ट कर दोगे ये सिंबल है ठीक है अर्थिंग का कुछ इस तरह से ऐसे ये अगर इसे अर्थिंग कर दोगे तो यहाँ जो भी पोटेंशियल था वो इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जस्ट इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है ठीक है किसी भी कंडक्टर को आप अर्थिंग कर दो उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो लेकिन एक बात खास तौर पे आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जीरो होगा चार्ज जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से पोटेंशियल जीरो है फिर भी चार्ज रह रहा है ये कैसे पॉसिबल है आगे डिस्कशन होगा ठीक है लेकिन जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखो ठीक है कि किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग करने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता है ठीक है कभी भी ऐसे याद नहीं रखिएगा कि उस कंडक्टर का चार्ज जीरो होता है ठीक है चार्ज से हम लोग नहीं डिस्कस करें हम लोग पोटेंशियल जो एक चीज जो 100% ट्रू है वो ये है कि किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग करो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए ठीक है ये कॉन्सेप्ट याद रखना ठीक है इस चीज पे आएंगे हम लोग थोड़ी देर बाद पहले ये देख लेते हैं जो कि मैं बता रहा था कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक शेल है ठीक है उन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है और हम लोग ये भी जानते हैं इधर कि अंदर वाला शेल का पोटेंशियल ज़्यादा है बाहर वाला शेल का पोटेंशियल कम है इसका मतलब अंदर वाला शेल हायर पोटेंशियल पे है और बाहर वाला शेल जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है राइट अगर दोनों शेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो कुछ ना कुछ चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर हो जाएगा कब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक के दोनों शेल का पोटेंशियल सेम ना हो जाए राइट और जब दोनों शेल का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये क्यू ए और क्यू बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा राइट क्योंकि क्यू ए से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज निकला है और यही अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ गया है क्यू बी में गया है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नेट चार्ज पूरे के पूरे सिस्टम का क्या होगा कांस्टेंट होगा इसका मतलब यहाँ से जितना चार्ज निकला वही चार्ज क्यूबी में चला गया इसका मतलब बाहर वाले सरफेस पे चला गया लोअर पोटेंशियल वाले सरफेस पे चला गया ठीक है तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को फाइंड आउट यही करना है
क्यू ए डैश और क्यू बी डैश कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितना होगा, विदाउट कैलकुलेशन आप ये सोचो कि अगर स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में चला गया, तो क्यू ए डैश फाइनल चार्ज ऑन सरफेस ए कितना होगा। मेरे ख्याल से तो क्यू ए माइनस कुछ हो रहा है ना, कुछ कुछ घट गया है, चार्ज बाहर चला गया, तो मतलब क्या होगा, माइनस क्यू। और बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा, फाइनल चार्ज क्यू बी डैश जो होगा, वो मेरे ख्याल से पहले जो चार्ज था क्यू बी प्लस यही चार्ज तो यहाँ आ गया, राइट, प्लस क्यू हो जाएगा। तो दोनों सरफेस पे चार्ज कितना होगा, क्यू ए माइनस क्यू और क्यू बी प्लस क्यू, ये फाइनल चार्ज होगा, ठीक है। तो फाइनली आपको पता क्या करना है, मेरे ख्याल से तो आपको जस्ट एक वेरिएबल का वैल्यू पता करना है कि वो जो चार्ज एक शेल से निकल के दूसरे शेल में गया, सच दैट दोनों शेल का पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक है। वो चार्ज का वैल्यू था कितना, मेरे ख्याल से तो आपको क्यू का वैल्यू पता करना है कि क्यू का वैल्यू कितना है। अब ये पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप जस्ट ये कॉन्सेप्ट को याद रखो, व्हेन टू कंडक्टर्स at different potential are connected, then some amount of charge travels from higher potential to lower potential until the potential on both the surfaces becomes equal, ठीक है। मतलब कि दो कंडक्टर है कुछ इस तरह से, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, कंसेंट्रिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे किसी कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, और मान लो कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो कुछ चार्ज V1 से V2 की तरफ चला जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक के V1 इक्वल टू V2 ना हो जाए। अब क्योंकि V1 और V2 दोनों इक्वल हो गया, ये V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अगर अच्छे से जानते हैं तो हम लोग ये डेरिवेशन देख सकते हैं कि किस तरह से स्मॉल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि फाइनल चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, क्यू ए माइनस क्यू। पहले तो हमने एज्यूम कर लिया माइनस स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ए से बी की तरफ चला गया है, ठीक है, सच दैट दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक है। तो फाइनल चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, क्यू ए माइनस क्यू, और फाइनल चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, क्यू बी प्लस क्यू, ठीक है, यही हो जाएगा। अब आफ्टर कनेक्शन बोथ शेल विल हैव इक्वल पोटेंशियल, राइट। After connection, both shell will have equal potential, right? तो VA और VB का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, राइट। दोनों शेल का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, राइट। तो जस्ट कैलकुलेशन सिंपल है, VA का वैल्यू कितना होगा और VB का वैल्यू कितना होगा इस कंडीशन में, जब चार्ज यहाँ पे कितना है, QB प्लस Q है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, QA माइनस क्यू है। जब चार्ज का वैल्यू ये है, तो ये सरफेस का नाम ए है, ये सरफेस का नाम बी है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल को सेम करेंगे इस दोनों चार्ज के प्रेजेंस में, और फाइनली स्मॉल क्यू का वैल्यू पता हम लोगों को चल जाएगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये टॉपिक आपके बोर्ड में नहीं है, ठीक है। इसलिए जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। जस्ट ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, और लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे एक और एक्स्ट्रा टॉपिक, उनके लिए मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो काफ़ी सीरियसली सुने, ठीक है, इस बात को। तो यहाँ का पोटेंशियल, ए के सरफेस का पोटेंशियल और बी के सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से पोटेंशियल निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज़ बार-बार हम लोग देख चुके हैं, इवन आज के क्लास के स्टार्टिंग में भी देखे। तो ए पे पोटेंशियल 2 कारणों से होगा। पहला क्यू ए के कारण होगा और दूसरा क्यू बी के कारण होगा। उसी तरह से बी पे पोटेंशियल 2 कारणों से होगा, सरफेस बी पे पोटेंशियल। पहला क्यू ए के कारण होगा, दूसरा क्यू बी के कारण होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों सरफेस को, तो ये सरफेस पॉइंट है क्यू ए के रिस्पेक्ट में, क्यू बी के रिस्पेक्ट में ये इनसाइड पॉइंट है। उसी तरह से दूसरे सरफेस पे अगर इस बी वाले सरफेस का बात करें,
तो इसके लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, दिखाई दे रहा है, ये आउटसाइड है, और इसके लिए तो खुद का ही सरफेस पे है, मतलब ये सरफेस पॉइंट है। तो सारा का सारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। जैसे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू ए डैश डिवाइडेड बाय आर ए, राइट। ये फॉर्मूला होता है के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर ए, ये पोटेंशियल है। लेकिन अब तो क्यू ए चार्ज नहीं है, अब क्यू ए डैश है चार्ज, राइट। और क्यू ए डैश का वैल्यू कितना है, क्यू ए माइनस क्यू है, राइट। तो यही सारी चीज यहाँ पे दिया गया, और फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये जस्ट एक फॉर्मेट है कि आप सॉल्व कैसे करोगे। जब आपको रियली न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसमें नंबर्स होगा, नंबर्स को आप कैलकुलेट कर लोगे, और इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको नहीं देखने मिलेगा। सिंपली आप कैलकुलेट करके उससे क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब जब क्यू का वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो फाइनली क्यू ए डैश कितना होगा और क्यू बी डैश कितना होगा, राइट। क्यू का वैल्यू पता चल गया तो इसमें पुट कर दो, क्लियर है। तो ये था, नेक्स्ट है हम लोगों का लास्ट तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट का नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए आप ये चीज देखिए, जैसे कि एक शेल लिए, ठीक है। एक शेल के सेंटर पे अगर हम लोग एक शेल के ध्यान से देखिए, सेंटर पे अगर एक चार्ज क्यू डाल दिया, ठीक है। सेंटर पे चार्ज क्या दिए, क्यू। तो शेल भले ही बहुत ही पतला होता है, राइट, इसका सरफेस, लेकिन इसे अगर जूम कर पाए, ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा शेल। शेल का बाउंड्री को हम लोग जूम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये बाउंड्री मिलेगा शेल का, क्लियर है। और इस शेल के बाउंड्री पे, ठीक है, अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर पाए, गॉसियन सरफेस याद है, अब तक आइडिया हो गया होगा कि शेल के बाउंड्री पे अगर, मतलब सरफेस पे अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो वो भी क्या होगा, एक स्फेरिकल होगा, सरफेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन के लिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम जानते हैं कि हमने क्यू चार्ज को अंदर डाला, ठीक है। इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, राइट। इससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। माइंड इट कि ये जो शेल है वो कंडक्टिंग शेल लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड देख सकते हैं आप, कंडक्टिंग शेल लिया गया है, ठीक है। तो बाय कॉन्सेप्ट हम लोगों को इतना पता था, लेकिन जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे विद इन द सरफेस, शेल के इस सरफेस के बीच में कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, शेल के एकदम बीचों बीच, मटेरियल के बीचों बीच जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्फेरिकल शेल मिल जाएगा, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये गॉसियन सरफेस है, ये कहाँ पे है, विद इन द मटेरियल हम लोग ड्रॉ किए जानबूझ के, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जैसे ही सेल के मटेरियल के अंदर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, गॉसियन सरफेस से पता है हम लोगों को कि अगर चार्ज क्यू है तो उससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फ्लक्स कितना बाहर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, राइट। गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना तो हम लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, शायद आप लोगों को पता हो, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है कि सरफेस के इनसाइड में, इनसाइड द सरफेस नेट चार्ज चार्ज जीरो, क्या होता है, जीरो होता जीरो। है, राइट। सरफेस के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि उस पर जितना भी चार्ज दो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाता है, सरफेस पे आ जाता है। इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज इज जीरो, राइट। और नेट चार्ज जीरो है अगर इनसाइड द कंडक्टर, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नेट चार्ज अगर जीरो है तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां बनेगा, नहीं। नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो है
इसका मतलब क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ये फॉर्मूला है 100% ट्रू। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, राइट। फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं फ्लक्स इतना है, क्या ये वैल्यू जीरो के बराबर है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज रियली प्रेजेंट है, क्यू। तो ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन गॉसियन सरफेस और कंडक्टर का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों को एक तरफ फ्लक्स जीरो मिल रहा है, एक तरफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। माइंड इट, ये वाला जो चार्ज है ये जीरो नहीं है, राइट, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब यहाँ फ्लक्स जीरो नहीं हुआ और यहाँ फ्लक्स जीरो हो गया। ये क्या दिक्कत हुआ, इसका मतलब एक तो ये है कि जो भी कंडक्टिंग सरफेस हम लिए है, ठीक है, एक तरह से तो ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो भी कंडक्टिंग सरफेस हम लोग लिए है उसके अंदर अगर चार्ज रख दिया जाए तो उससे कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, राइट। फ्लक्स जीरो, चार्ज अगर क्यू रख दिए तो कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। और ये बात 100% ट्रू है, ये बात 100% ट्रू है, ठीक है। लेकिन ये देख के लॉजिकली इस चीज को एडमिट कर पाना हम लोगों के लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज इनसाइड में है, क्यू अमाउंट का चार्ज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, फ्लक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, राइट। गॉस लॉ क्या है, हमेशा एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होना चाहिए, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, इस चीज को समझने के लिए आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझे, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए ये चीज देखिए कि किस तरह से चार्ज, अब जो जो चीज दिक्कत आया यहाँ पे और जो जो चीज आपको ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज को ही अप्लाई करके हम लोगों को क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किए हो, ये कुछ गॉसियन सरफेस है ऐसा स्फेरिकल, इससे फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है लेकिन क्यू अमाउंट का चार्ज है, ठीक है। तो इनसाइड द सरफेस एक शेल का दो सरफेस हो सकता है, एक इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला, राइट। तो इनसाइड द सरफेस अगर एक नेगेटिव क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ले रहे हो, अगर नेगेटिव क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ले रहे हो, तो अब अंदर में कितना हो गया, नेट चार्ज, नेट चार्ज तो जीरो हो गया। इसका मतलब फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से समझना पॉसिबल है, राइट, कि अगर हम लोग ये मान ले कि हाँ सरफेस के इनसाइड में एक नेगेटिव क्यू अमाउंट का चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से नेगेटिव क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, जो कि, और क्यों इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि कंडक्टर है, राइट, कंडक्टर से जो भी नेगेटिव चार्जेस है वो अपने तरफ इंड्यूस कर लेगा, राइट। एक कंडक्टर में क्या नेट चार्ज जीरो होता है, मतलब नेट चार्ज तो कंडक्टर का जीरो होता है, एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है, लेकिन क्या चार्ज जीरो होता है, नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनिशियली एक मेटल बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा प्रोटॉन्स रखता है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर तो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रल कंडक्टर में चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कंडक्टर में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, इसलिए कंडक्टर न्यूट्रल है, राइट। तो ये अगर मान ले कि नेगेटिव चार्ज को ये इंड्यूस कर दे रहा है और इक्वल अमाउंट में, तो हम लोगों का जो 100% ट्रू वैल्यू आ रहा था कि बाहर कोई फ्लक्स नहीं आएगा एक कंडक्टिंग सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज रख दे तो ये चीज से समझना पॉसिबल हो पाया, राइट, कि इंड्यूस अगर हो जा रहा है, इंड्यूस अगर हो जा रहा है नेगेटिव क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना हो रहा है, जीरो। तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अगर जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। ये चीज समझना आसान हो गया। लेकिन एक परेशानी हम लोगों का और आ गया। वो परेशानी क्या है, वो परेशानी क्या है कि इनिशियली इनिशियली जो क्वेश्चन था कि एक कंडक्टर के बीच में एक चार्ज क्यू रख दिया, राइट। सो कंडक्टर के सरफेस पे कोई चार्ज था क्या, कंडक्टर के सरफेस पे कोई चार्ज था नहीं, वो तो इनसाइड था।
लेकिन यहाँ पे तो सरफेस पे चार्ज आ गया, राइट। यहाँ पे सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहा है? नहीं, सरफेस पे चार्ज नहीं था, तो फाइनली भी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए सरफेस के बाहर में प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होता हुआ दिखाएंगे। अब देखिए 100% ये चीज समझने लायक है लॉजिकली भी, कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। सरफेस पे टोटल चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। हर चीज समझ में भी आ गया, राइट। कि क्यों नहीं फ्लक्स बाहर आया? क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग सरफेस पे चार्ज ला दिए थे, लेकिन पहले सरफेस पे चार्ज नहीं था, इसलिए हम लोग सरफेस के आउटर फेस पे जो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, राइट। अब इससे समझ अलग नहीं अलग आया, समझ नहीं आया ये। बेसिकली हम लोग को क्या पता है ये चीज, कि एक, ओके एक बार और सुन लो। एक कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है। कंडक्टिंग सरफेस के अगर सेंटर पे एक चार्ज रख दो तो इससे कोई फ्लक्स बाहर नहीं आता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है, ठीक है। लेकिन ये चीज समझना मुश्किल हो पा रहा था, ये चीज समझना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि सारा का सारा गॉस लॉ का सारा कंडीशन अप्लाई एप्लीकेबल है, राइट। एप्लीकेबल है कि इनसाइड चार्ज क्या है? क्यू है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो ये चीज को समझने के लिए हमने क्या किया कि क्यू और यहाँ पे सरफेस के इनसाइड वाले सरफेस पे माइनस क्यू रख दिया, और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू रख दिया। तो बेसिकली हमने इतना किया इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। इससे फायदा ये हुआ कि अब अगर गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करोगे तो आप एक लॉजिक दे सक रहे हो। बेसिकली यही बात है कि आप एक लॉजिक प्रेजेंट कर पा रहे हो। इनसाइड द गॉसियन सरफेस नेट चार्ज कितना है? जीरो है, इसलिए फ्लक्स बाहर नहीं आया, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। और पहले सरफेस पे नेट चार्ज कितना था? जीरो था। तो अभी भी कितना है? जीरो है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं फिर कंडक्टिंग सेल सरफेस पे। पे तो प्लस क्यों रख दिया ना, सरफेस पे तो प्लस क्यों रख दिया ना। कब बताया मैंने सरफेस पे प्लस क्यू रख दिया? यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिए, एक सेकेंड रुकिए। इस डायग्राम में मैंने मतलब सब एक्सप्लेन किया है। एक सेकंड मुझे एक बार बता लेने दीजिए, उसके बाद आप बताइए, ठीक है। हमने सेंटर पे चार्ज क्यू रखा, सरफेस पे चार्ज जीरो है, ठीक है। सेंटर पे चार्ज क्या रखा? क्यू रखा, और सरफेस पे चार्ज जीरो है। अभी भी सेंटर पे चार्ज क्यू है और सरफेस पे चार्ज जीरो है। ओके, क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछिए। सर एक मिनट, सर हाँ सोच लीजिए, ये क्या है, ये जो मैंने ये स्क्रीन क्या पे है? बनाया है। ओके हाँ ओके, प्लस क्यू क्या है? तो हमने क्या हाँ। बताया कि ये क्यू की वजह से यहाँ पे माइनस क्यू आएगा इनसाइड द सरफेस, और प्लस क्यू आ जाएगा आउटसाइड द सरफेस। तो नेट चार्ज क्या है? नेट मतलब समझ में आता है, चार्ज को आप सिंपली ऐड कर दो। हाँ ये हाँ। जो ये चीज को गॉसियन सरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है। गॉसियन सरफेस के अंदर देखो नेट चार्ज क्या है? जीरो। इसका मतलब फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? ये चीज तो पहले समझो, पहले समझो इस चीज को, कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे, गॉसियन सरफेस से नेट चार्ज क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो रखा होना चाहिए, लेकिन समझेंगे कैसे? यहाँ तो क्यू रखा हुआ है। इसलिए गॉसियन सरफेस के अंदर में ये माइनस क्यू चार्ज को हमने डाला। ये बाहर से नहीं डाला, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, राइट। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस हिसाब से कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो। ओके, तो माइनस क्यू इधर आया। ठीक। और क्योंकि सरफेस पे पहले क्या था, आप एकदम सही बोल रहे हैं, सरफेस पे क्या था? कोई चार्ज नहीं था। तो बाहर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन ये माइनस क्यू तो हम लोग अंदर का कंडीशन को सेटिस्फाई करने गए और बाहर का कंडीशन बिगड़ गया। तो आप क्या करोगे? उसको भी ठीक करोगे। ओ, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू बहुत सारा एग्जांपल्स है। मुझे पता है कि इनिशियली जब आप पहली बार ये चीज समझने का कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारा डाउट आएगा। इसलिए मैं बस एक दो कंडीशन आपको समझाना चाह रहा हूँ पहले, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने सर बताया ये से, सर हमने तो फिर सेंटर पे ही पॉजिटिव चार्ज रखा है क्यू, राइट। ये से सिर्फ तो सेंटर पे, सरफेस पे नहीं है। तो वो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैसे आ गया? वो भी हमने रखा है क्या? नहीं, वो कैसे आ गया? प्लस क्यू और माइनस क्यू कैसे आया, इस चीज का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो मेरा जस्ट
ये एग्जाम्पल एक सवाल जैसा होगा कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं q प्लस 0 इक्वल्स टू q, क्या हम लोग कर सकते हैं? अलाउड है? यस सर। क्या हम लोग 0 को लिख सकते हैं प्लस q माइनस q? हाँ लिख अलाउड? सकते हैं, यस सर। लिख सकते यही हैं। प्लस q को बाहर वाले सरफेस पे और माइनस q को अंदर वाले सरफेस को में डाल दिया हमने। जस्ट हमने क्या किया है, 0 को बांट दिया है ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर कंडक्टिंग शेल ले तो उसके बाहर कोई फ्लक्स नहीं आता, ये समझ गए? अगर कंडक्टिंग शेल ले तो उसके बाहर कोई फ्लक्स नहीं आता। अब फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है लेकिन क्यों इनसाइड अंदर है। ओके, तो इस चीज को समझने के लिए हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ इस तरह से, सच दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिडेट ना हो, क्योंकि इनवैलिडेट अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कर दिए तो जो भी हम लोग प्रोसेस किए हैं वो गलत हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या पहले सेंटर पे चार्ज क्यू था? हाँ, पहले पे क्यू था, अब भी क्यू है। क्या इनसाइड द चार्ज मतलब कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है, गॉसियन सरफेस के बाहर कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है, मतलब क्यू इनसाइड 0 होना चाहिए। तो क्या इस डॉटेड लाइन के अंदर का जितना भी चार्ज है वो 0 रख रहा है? हाँ 0 रख रहा है, क्यू और माइनस क्यू है। क्या सरफेस पर पहले 0 था अब भी 0 है? हाँ अब भी 0 है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, रुशान अब्दुल्ला पूछ सकते हैं आप अपना क्वेश्चन। ओके सर। तो बीच में आप जो बता रहे थे उस चक्कर में शुरुआत का जो पूछा था वो समझ नहीं आया, एक बार और प्लीज बताओ। ओके, तो इसके लिए आप एग्जांपल्स देखो जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उससे आपको समझ में ना आए तो फिर बोलना, ठीक है? तो सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और ये जो मैंने समझाया अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों 0 हो रहा है, मतलब क्यों कैसे 0 है, तो ये चीज आपको ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इनसाइड द कंडक्टर, मान लिया कि आपके पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का रिंग है। अगर रिंग के अंदर वाला कोई भी एक पॉइंट लो इनसाइड, वहां पे चार्ज क्या होगा? 0 होगा। वहां पे चार्ज क्या होगा? 0 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब उससे फ्लक्स, अगर उसके अंदर भी अगर कोई चार्ज रखा हुआ तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। अब यही चीज यहाँ पे क्यू है लेकिन फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस क्यू देंगे और यहाँ पे एक प्लस क्यू देंगे, राइट? और पहले भी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं था, अब भी सरफेस पे नेट चार्ज क्या है? 0 है। क्लियर है? एग्जांपल्स देखते हैं। फायदा क्या होगा इससे इससे सर? फायदा क्या इससे होगा? फायदा क्या होगा देखिए, पहले ये समझ लीजिए एग्जांपल्स को, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल लगेगा ये चीज कि एक एग्जांपल ये है कि सेंटर पे चार्ज क्यू है, ओके, और सरफेस पे चार्ज 2q है। ध्यान से देखिए, आप जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें किस तरह से एक सेल का को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्वियसली उसका एक इनर सरफेस होता है और एक आउटर सरफेस होता है, ठीक है? अब आपको कुछ इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टर के बाहर कोई फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, राइट? मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज रहते हुए फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, ये चीज सेटिस्फाइड है, ठीक है? इसलिए मैं बस पहले वाले एग्जांपल में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको खुद से समझ लेना है, ठीक है? तो आप किस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करोगे वो देखो। तो कंडीशन ये है कि कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है बिना कुछ, जैसे बाहर सरफेस पे यहाँ पे इस एग्जांपल पे 2q लिया गया है, फाइनली इनिशियली 2q लिया गया है, तो फाइनली भी सरफेस पे 2q ही होना चाहिए नेट। अगर इस चीज को चेंज कर दिया तो फिर कुछ ना कुछ गलत कर दिया आप, ठीक है? ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर क्यू अमाउंट का चार्ज है सेंटर पे और सरफेस पे 2q अमाउंट का चार्ज है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आ जाएगा कि आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिया रहेगा और सब पे चार्ज दिया हुआ रहेगा और किसी एक सरफेस के इनसाइड या आउटसाइड पे पूछ लेगा कि नेट चार्ज कितना है, ठीक है? अगर वैसा नहीं दिया, क्वेश्चन को टफ करेगा, तो इसको मान लिया कि मिडिल वाले सरफेस को क्या करेगा? अर्थिंग कर देगा। उसके बाद बोलेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और फाइनली बताइए कि इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है।
तो फाइनली हम लोग चार्ज पता कर सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग हर एक सरफेस के आउटर एंड इनर सरफेस पे एग्जैक्टली कितना चार्ज है ये पता कर सकते हैं। ठीक है, ये फायदा है हम लोगों का। तो सबसे पहले तो ये पहला एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल, सेंटर पे क्यू है, सरफेस पे 2q है। तो क्यों ना हम इनसाइड द सरफेस क्या करें, सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज है, तो इनसाइड वाले सरफेस पे क्या लेंगे चार्ज, माइनस क्यू लेंगे। सच दैट नेट चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए। गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। तो ये माइनस क्यू दिए। अब क्योंकि सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे इधर माइनस क्यू आ गया है, राइट, लेकिन हम लोगों को नेट चार्ज क्या चाहिए, 2q चाहिए। तो बाहर कितना लिखोगे, मान लिया कि बाहर x लिखोगे, तो माइनस क्यू प्लस एक्स इक्वल्स टू फाइनली कितना होना चाहिए, सरफेस पे आपको चाहिए कितना, 2q चाहिए, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस क्यू उधर जाके कितना हो गया, प्लस क्यू, मतलब 3q। इसका मतलब आप सरफेस पे क्या लिख दोगे, 3q लिख दोगे, राइट। अब एक बार मैच करते हैं, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा, ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल है आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाने के लिए। क्वेश्चन अगर आया तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल से आएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 को तो समझो, किस तरह से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक सरफेस पे चार्ज को इस तरह से बांट देना सच दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक दूसरे को मतलब कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, क्या सेंटर पे चार्ज पहले 0 था, अभी भी 0 है, हाँ, ठीक है। क्या सरफेस पे नेट चार्ज कितना था, 2q था, और अभी कितना है नेट चार्ज, देख लीजिए 3q है, प्लस और माइनस क्यू, सरफेस का नेट चार्ज कितना हो गया, 2q है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखो तो आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में कितना यूजफुल है ये। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से है, सेंटर पे चार्ज क्यों है, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेंटर पे ही ना हो, तो आपको वहाँ पे इनसाइड सरफेस पे चार्ज लेने का जरूरत नहीं है। देखते हैं अगर एग्जाम्पल होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड हुआ, अच्छे से समझिए। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और दोनों के आउटर सरफेस पे माइनस क्यू और प्लस -2q और +3q चार्ज है। ओके, सेंटर पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। ठीक है, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बार बार गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक कंडीशन याद रखेंगे कि सरफेस का चार्ज पहले इनसाइड में भी डालना है और आउटसाइड में भी डालना है इफ नेसेसरी, सच दैट आपका जो गॉस लॉ है वो सेटिस्फाइड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने ये दो कंडक्टिंग सेल लिया है, राइट, दो कंडक्टिंग सेल लिया है। आपको ये पता अब तक चल गया है कि जो नेट फ्लक्स क्या है वो 0 है। इसका मतलब इनसाइड वाले सरफेस पे अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, राइट, इनसाइड वाले शेल के अंदर ही अंदर अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो तो वहां पे फ्लक्स 0 है। फ्लक्स 0 है मतलब क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या आप बता सकते हैं कि क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स 0 है तो क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, राइट। क्यू इनसाइड भी 0 होगा। क्या यहाँ पे आपको 0 देखने को मिल रहा है, इस रेड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर क्या 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। तो आपको इस रिप्रेजेंटेशन को सही करना है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। सबसे पहला तो आपका काम है कि अंदर वाले स्फेयर के अंदर जो नेट चार्ज है या क्यू इनसाइड है वो 0 करना है। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अंदर में एक नेगेटिव क्यू ले लिए। अब देखिए इस सरफेस पे, गॉसियन सरफेस की से मान लीजिए, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया। क्या ये अब सही है, हाँ ये अब सही है, लेकिन कंडीशन वायलेट नहीं होना चाहिए। अब सही है ना, नेट इनसाइड वाला चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज 0, इसका मतलब फ्लक्स नहीं बाहर आएगा, सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ चुका है कि आप का पहले इस वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज था, तो आउटर सरफेस पे कितना होगा, ऑब्वियसली नेट चार्ज
-2q था, तो फाइनली भी -2q ही होना चाहिए। तो आपने ये सरफेस पे यहाँ पे q था, यहाँ पे -q दिया, तो यहाँ पे कितना दोगे सच दैट रिजल्ट क्या आ जाए, -2q ही रहे, चेंज ना हो। तो -q प्लस x इक्वल टू रिजल्ट कितना आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -q। इसका मतलब आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं, मतलब बार-बार x मान के करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे -q इनसाइड वाले सरफेस पे दे दिए, आउटसाइड वाले सरफेस पे कितना चार्ज दोगे सच दैट नेट चार्ज ऑन द सरफेस चेंज ना हो। चेंज ना हो मतलब इनिशियली कितना था, -2q था, और फाइनली कितना होगा, -2q ही रहे। -q अगर बाहर वाले सरफेस पे भी दे दे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -q कितना हो जाएगा, -2q, राइट। जी सर। अब यस, सर हमेशा हमें अंदर माइनस ही लेना है क्या, माइनस क्यों ही लेना है? आपको गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 करना है। तो अगर क्वेश्चन में अगर सेंटर पे 2q चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ इनसाइड वाले सरफेस पे -2q होगा। अगर सेंटर पे अगर 5q चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा, -5q होगा। अगर सेंटर पे चार्ज -q दिया हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज +q होगा। ओके ओके। क्लियर है? इजी है, यस सर। काफी इजी है, आराम आराम से समझिए। तो अब ये हो गया जी, बताइए। तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 में जो हम्म। सेंटर पे जो क्यू दे रखा है, हाँ हाँ उसके बाद उसी शेल में एक माइनस क्यू है, जबकि आपने बोला कि अगर यहाँ पे क्यू है तो शेल के बाहर माइनस क्यू होगा, तो शेल के अंदर भी माइनस क्यू होगा। मैंने बताया कि सरफेस पे नेट चार्ज, जैसे यहाँ पहले वाले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में सरफेस पे कोई चार्ज था नहीं था, इसलिए अंदर में -q था, तो बाहर में हमने +q लिया सच दैट सरफेस पे 0 आ जाए। क्या इस सरफेस पे 0 लाना है, नहीं, इस सरफेस पे तो ऑलरेडी -q चार्ज था, चेंज नहीं होना चाहिए। 0 था तो 0 रहेगा, -2q था तो -2q रहेगा, राइट। तो अंदर में अगर -q लिए, बाहर में कितना लोगे सच दैट पूरे सरफेस पे -2q आ जाए, बाहर भी -q लोगे, राइट। अब अगेन जो काम एक शेल के लिए किए थे वही काम दूसरे शेल के लिए भी करना है। इस सरफेस पे अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, ठीक है, बाहर वाले शेल पे अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, राइट, तो क्यू इनसाइड आपको कितना आना चाहिए, क्यू इनसाइड 0 आना चाहिए। देखते हैं, काउंट करते हैं, क्या 0 है। अब तक क्या कर चुके हैं हम लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से कर चुके हैं कि ये q है, ये -q है, और ये -q है, ठीक है। अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करो इस वाले सेल में, तो नेट इनसाइड वाला चार्ज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या 0 है, ये +q -q कैंसिल हो गया, यहाँ तो -q चार्ज है, लेकिन इसके अंदर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस सरफेस के इनसाइड वाले सरफेस पे कितना दोगे, +q दोगे, राइट। ये जस्ट लॉजिक है, एक तरह से गेम है, ठीक है, आप लोगों के लिए। कितना दोगे जी सच दैट ये नेट इनसाइड वाला चार्ज कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो +q आ गया। लेकिन +q आ गया तो देखिए, आउटर सरफेस पे नेट चार्ज पहले कितना था, 3q था, राइट। तो +q अगर इनसाइड में दे दिए हो तो बाहर में 2q दे दो, तभी तो नेट चार्ज क्या हो गया, 3q हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जब तक एक बार अपने से नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, इसलिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, वो अपने से करने का कोशिश करो। 2 शेल है, ठीक है, अंदर में चार्ज q है, बाहर में चार्ज 3q है, और उसके बाहर में चार्ज 5q है, ठीक है। जल्दी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। q 3q 5q। हो गया। अंदर -3q लगा तो यहाँ पे -q ले लेंगे। अब -q और यहाँ पे बाहर वाले में कितना लेंगे, जो सच दैट यहाँ कितना हो जाए, 3q हो जाए, तो +4q ले लेंगे। तो पहले जितना था 3q, अब भी 3q, लेकिन यहाँ 4q ले लिए, तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए बाहर वाले शेल के लिए भी, लेकिन ये कितना हो जा रहा है, 4q आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर में -4q ले लेंगे, राइट। अब क्योंकि ये इस पे -4q आ गया, लेकिन नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 5q होना चाहिए, तो बाहर में कितना ले लेंगे, 9q ले लेंगे मेरे ख्याल से, तो 5q आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, -q 4q -4q 9q। देखिए इस सरफेस पे कितना है,
9q और -4q मतलब 5q जो पहले था वही है। क्लियर है? यस सर। ये वाला एग्जाम्पल 3 खुद से करने का कोशिश कीजिए। ये पॉइंट याद रहे, नेट चार्ज ऑन द सरफेस शुड बी इक्वल बिफोर एंड आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहले 0 था, ये एग्जाम्पल 1 में तो 0 ही लिए, एग्जाम्पल 2 में -2q था तो -2q लिए, बाहर वाले में +3q था तो +3q ही लिए। ये सारी चीज देखते चलिए, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहला, इनसाइड द सरफेस क्या होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, और दूसरा सरफेस का चार्ज पहले जितना है उतना ही होना चाहिए। बस ये दो चीज कीजिए। एग्जाम्पल 3 जल्दी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। स्क्रीन पे नहीं करना है। तो एग्जाम्पल 3 में आप देख पाओगे 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, ठीक है। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है। अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियसली पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर में क्यू चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज इनसाइड क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो -q यहाँ ले लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब माइनस बाहर ले लिए, और ऑलरेडी यहाँ पे सरफेस पे कितना था, -3q था, तो -3q ही होना चाहिए, इसलिए सरफेस के बाहर -2q ले लिए। देख लीजिए, -q और -2q -3q आ जाएगा। जस्ट कैलकुलेशंस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा फन भी है अगर आप कर पाए, अच्छे से समझ पाए हो। हाँ सर अंदर माइनस के लिया तो बाहर हम +4 ले सकते हैं ना, ताकि -3 बच जाएगा, आएगा तो उतना ही। आप क्या करो, आप देखो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास -3q था, ठीक है। आपने अंदर में -q लिया, तो इसी में से कुछ लेना ज्यादा इजी रहेगा, तो -2q ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, -3q बन जाएगा, ठीक है। अब +4q कहाँ से ला के दोगे, आप कुछ इस तरह से समझ, आप कुछ इस तरह से समझ लो कि जो -3q में से -q है वो अंदर वाले सरफेस में चला गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, जनरेट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इस पे -2q आ गया। अब क्योंकि -2q इस वाले सरफेस पे आ गया, तो इसके बाहर वाले सरफेस पे क्या होगा, +2q होगा, और ऑलरेडी टोटल चार्ज क्या था, +2q ही था। इसका मतलब इसके बाहर वाले सरफेस पे क्या हो गया, 0 चार्ज आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे बाहर वाले सरफेस पे कोई 0 चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 होके रखा है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसके कारण जो यहाँ पे चार्ज होगा इसके इनसाइड में वो 0 ही होगा, और नेट चार्ज जो बाहर था वो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आप पहले इसी में प्रैक्टिस करो कि अगर सर हमें हर सारे के सारे शेल्स के लिए गॉसियन सरफेस नहीं बनाया ना। नहीं जस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर इसमें q है और इसमें -q है, ठीक है, और इसमें +2q है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देख लो। ब्लू कलर से मैं आंसर लिखूंगा, क्योंकि ये q है तो इसके लिए ये -q आएगा, ठीक है। अब क्योंकि -q आ गया और ऑलरेडी सरफेस पे -q ही था, तो बाहर वाले सरफेस पे 0 हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि बाहर वाले सरफेस पे 0 हुआ, तो इसके बड़े वाले शेल के बाहर अंदर वाले पे क्या हो जाएगा, 0। अब क्योंकि अंदर वाले पे 0 आया तो बाहर वाला चेंज नहीं होगा। ये 0 वाला एग्जाम्पल बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, देख लो। क्या ये चीज समझ में आ रहा है ब्लू लाइन से, एक बार फिर से, q -q और ये कितना था, +2q, ठीक है। 0 वाला एग्जाम्पल समझिए, ये q है तो यहाँ पे क्या होगा, -q, लेकिन पहले क्या था, आपको अलग एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करके दिखाना होगा, मैं इसी में दिखा रहा हूँ। तो ये q है तो -q आ गया बाहर। अब ये -q है, ऑलरेडी पहले से -q ही था, तो बाहर में तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने से गड़बड़ा जाएगा, राइट, तो 0 लिए, और ये 0 है तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे भी 0 ही आएगा, तो बाहर वाले पे 2q था और 0 + 2q 2q ही है, तो लास्ट वाला सरफेस पे चेंज ही नहीं हुआ। क्लियर है, यस सर।
कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट लिंक है, लेकिन वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। अर्थिंग प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है पहले सुन लीजिए। कल के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर मान लिया कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, उसमें से तीनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है और कोई एक सर्किल को या कोई एक शेल को अर्थिंग कर दे, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आने का चांसेस है। तो कल ये चीज को समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग जस्ट बेसिक एग्जाम्पल सीखे हैं कि कैसे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट। ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक था कि अगर अंदर में क्यू है तो बाहर में माइनस क्यू ले लेंगे, और क्योंकि माइनस क्यू ले लेंगे और पहले से अगर जीरो था तो ये क्या होगा, प्लस क्यू ले लेंगे। लेकिन अगर सेम एग्जाम्पल, अगर सरफेस पे मान लिया कि क्यू है, प्लस क्यू है, और अंदर में भी क्यू है, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे माइनस क्यू लेंगे, और पहले से क्यू था तो यहाँ पे बाहर में 2q लेना होगा। 2q और माइनस क्यू इस सरफेस पे देखिए कितना हो गया, क्यू ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बेसिक था, जो बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये धीरे धीरे आप लोग हजम कीजिए, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। और खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। सोचिए इस चीज पे और मेहनत कीजिए। कल के क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ सकते। इस चैप्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और भी जगह पे यूज होगा क्या, ये अगले टॉपिक के अलावा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसके अलावा यूज नहीं है। मतलब बस वो अर्थिंग वाले टॉपिक के बाद से इसके बाद हम लोग ये अर्थिंग वाले टॉपिक के बाद हम लोग सिंपली एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये लास्ट टॉपिक होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस लास्ट टॉपिक होगा। फाइनली हम लोग कैपेसिटेंस, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ रहे हैं, राइट, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ने वाले। पोटेंशियल का कल लास्ट क्लास है। कल हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस सीखेंगे और फाइनली पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में तो 2 टर्म पढ़ना है, राइट, एक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल का कल लास्ट क्लास है, हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस सीखेंगे। परसों के क्लास में आप नया टर्म जानोगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। और कैपेसिटेंस कुछ क्लास चलेगा, फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 खत्म हो जाएगा, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।